जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है गति एवं वेग। गति एवं वेग। गति किसे कहते हैं? तो गति को हम सापेक्ष निकालते हैं, किसी वस्तु के सापेक्ष गति को निकालते हैं। तो गति कैसी होती है? सापेक्ष गति होती है। जैसे कि हमने देखा था कि किसी वस्तु की स्थिति दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो उसे हम गति कहते हैं। गति कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि सरल गति, दूसरे नंबर पे वृत्तीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति, और फिर बात करते हैं यहाँ से और आ जाएगी, जैसे कि सरल गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति, आवर्त गति। और बात करते हैं जो प्रक्षेप्य गति। ये सभी क्या है? गति के प्रकार है। तो सरल गति किसे कहते हैं? जैसे कि हम बात करते हैं सरल गति का, तो सरल गति में हम टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हैं या सीधे रास्ते पर चलते हैं तो वो हो जाती है सरल गति। सरल गति के उदाहरण हो जाते हैं, जैसे कि हम सड़क पर चलते हैं, कार सड़क पर चलती है और कार का टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलना, ये सभी सरल गति का उदाहरण है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जैसे कि हम सीधी रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर गति कर रहे हैं तो सरल गति है। जैसे ही हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो वो हो जाती है वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। जैसे कि 7 फेरे लेते हैं, शादी ब्याह में 7 फेरे लेते हैं तो वो भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। और कई सारे उदाहरण होते हैं, जैसे कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का घूमना, तो ये सभी वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं दोलन गति। दोलन गति और आवर्त गति समान होती है। आवर्त गति और दोलन गति समान होती है। दोलन गति क्या होती है? इसमें होता है कि दोलन गति एक अपने बिंदु के इधर उधर गति करती है, जैसे कि पेंडुलम घड़ी होती है उसकी गति। और हम बात करते हैं कि दोलन गति में, जैसे कि झूला आपने झूला हुआ तो झूला अपने पॉइंट पर जहाँ पर ये ऊपर डालते हैं वहाँ पे फिक्स होता है और नीचे अपन झूलते हैं तो हो जाता है कि ये दोलन गति का उदाहरण है। इस प्रकार के कई सारे उदाहरण है, जैसे कि हम स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग को हम नीचे कुछ वस्तु बांध देते हैं, पत्थर का टुकड़ा वगैरह वगैरह, उसको हम ऐसे करते हैं तो कभी कभी ऐसे ऐसे करता है तो वो कौन सी हो जाती है? दोलन गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं? जैसे कि जो पहिया होता है, मोटरसाइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया, कार का पहिया, वो वहाँ पे उसमें एक एक्सल लगता है, एक्सल को बोलते हैं अपन धुरी। तो धुरी एक्सिस के चारों ओर घूमती है वस्तु, तो उसे हम कहते हैं कि घूर्णन गति कर रही है। जैसे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी 2 गति करती है, एक तो वृत्तीय गति करती है, एक घूर्णन गति करती है। एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी है वो, ऐसे कि सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो हो जाएगी वृत्तीय गति। और पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है, जिसको अपन कहते हैं कि वो परिभ्रमण कर रही है। परिभ्रमण को अपन कहते हैं कि वो क्या कर रही है? घूर्णन गति कर रही है। अब हम बात करते हैं आवर्त गति। आवर्त गति और दोलन गति समान होती है, लेकिन आवर्त गति में एक समय निश्चित समय में अपनी जो स्थिति है वो समान रखती है। तो आवर्त गति में समय निश्चित होता है, तो यानी कि एक निश्चित समय के अंतराल पर जो बार बार अपनी गति को दोहराती है वो आवर्त गति हो जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं, जब हम सिलाई मशीन चलाते हैं तो उसकी जो सुई की गति है वो ऊपर नीचे होती है, तो वो यानी कि आवर्त गति में आती है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं आवर्त गति के। तो हमने देख लिया है सरल गति, आवर्त गति, वृत्तीय गति, दोलन गति,
घूर्णन गति, आवर्त गति, प्रक्षेप गति भी होती है, और कई सारी क्या होती है, गति होती है। अब हमने देखा था दूरी किसे कहते हैं, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन हमने देखा था। दूरी और विस्थापन की बात की जाए, दूरी और विस्थापन, दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस और विस्थापन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, इसमें हम बात करते हैं कि दूरी को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है, दूरी में होता है कि एक निश्चित समय में तय किए गए पथ की दूरी या लंबाई, पथ की लंबाई, पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई को हम कहते हैं क्या, तो दूरी। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम ए बिंदु से बी बिंदु तक 5 मिनट में इतना चले, ए बिंदु से बी बिंदु तक 5 मिनट में चले। अब इसको हम नापेंगे कि ये दूरी कितनी है, पथ की लंबाई कितनी है। तो मान के चलो इसके हो गया 10 मीटर, 10 मीटर हो गया। तो इसकी जो मीटर है इसी को हम कहते हैं कि इतनी दूरी तय की है इसने 5 मिनट में। तो एक निश्चित समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई को हम कहते हैं दूरी। और हम बात करते हैं कि विस्थापन किसे कहते हैं, तो विस्थापन होता है कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम, कम से कम, न्यूनतम, इसको हम कम से कम कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं कि यहाँ आप कई सारे रास्तों से होकर जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों बिंदुओं का एक सबसे कम दूरी तय करने वाला एक रेखा होगी, या कह सकते हैं पथ होगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि बिल्कुल सीधी रेखा, यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ से बिल्कुल सीधी रेखा यहाँ पर मिलेगी। तो इसको ही हम कहते हैं कि ये न्यूनतम दूरी है, इसी को हम कहते हैं विस्थापन। तो दूरी तो कह सकते हैं कि टेढ़े मेढ़े मार्ग से जाओ, आप चलते हो जो रास्ते से, वो होती है दूरी। अगर हम सीधी रास्ता पकड़ लेते हैं वो हो जाता है विस्थापन। तो ये हो जाएगा विस्थापन और ऊपर की हो जाएगी दूरी। इस रास्ते से जाओगे तो दूरी, इस रास्ते से जाओगे तो क्या करोगे आप, दूरी तय करेंगे। तो दूरी और विस्थापन हमने समझ लिया कि दूरी क्या होती है, पथ की कुल लंबाई, और विस्थापन क्या होती है, पथ की न्यूनतम लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। अब और बात की जाए कि दूरी में कोई दिशा नहीं होती है, दूरी में कोई दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, दूरी में दिशा नहीं होती है। इसलिए दूरी क्या है, दूरी दिशा नहीं होती है, इसलिए दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। आपका मन किया कि किसी भी रास्ते से होकर जाएं तो हम वहाँ बी बिंदु तक पहुँच जाएंगे, तो ये हो जाएगी अदिश राशि, अदिश राशि। और बात की जाए कि ये दूरी है, दूरी शून्य और धनात्मक होती है, धनात्मक तथा शून्य हो सकती है, शून्य होती है, शून्य हो सकती है। ये दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। और बात करते हैं कि दूरी का मात्रक क्या होता है। दूरी का मात्रक होता है मीटर, जिसको हम m से दर्शाते हैं। और इसका हम बात करते हैं कि विमा क्या होती है, विमा हो जाएगी L। उसी प्रकार से हम बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन की बात की जाए कि विस्थापन किसे कहते हैं, तो न्यूनतम पथ की न्यूनतम लंबाई को हम कह सकते हैं विस्थापन। अब हम बात करते हैं कि जो इसमें दिशा भी होती है, दिशा होती है, तो ये जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है तो वो हो जाती है सदिश राशि। क्या है, कौन सी राशि, सदिश
राशि। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ से बात किया कि धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, विस्थापन धनात्मक होता है, धनात्मक, ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक, या हम कह सकते हैं कि शून्य हो सकता है, या शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो हमने देखा है दूरी और विस्थापन। इसका मात्रक की बात की जाए, मात्रक, मात्रक है इसका मीटर। और बात की जाए कि इसकी विमा क्या होती है, विमा, या इसको हम कहते हैं विमीय सूत्र, तो L। तो इस तरीके से दूरी और विस्थापन में हमको जो है अंतर पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है। तो दूरी हमेशा बड़ी होती है, दूरी हमेशा बड़ी होगी किससे, विस्थापन के, दूरी हमेशा बड़ी होगी किससे, विस्थापन से। और बात की जाए कि दूरी कभी कभी क्या हो जाती है, तो विस्थापन के बराबर हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं कि बड़ा हो सकता है या बराबर। तो दूरी बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है, तो ये चिन्ह है बड़ा का, ये है चिन्ह बराबर का। तो दूरी बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या है, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो ये 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर, तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा। यहां से ही क्वेश्चन पूछा था कि दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा होगा 1 से अधिक, 1 के बराबर, या कह सकते हैं 1 से छोटा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका मान या तो 1 के बराबर होगा या इससे हमेशा 1 से बड़ा होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ से दूरी विस्थापन देख लिया। अब जैसे कुछ यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि बात की जाए कि मान के चलो एक व्यक्ति है 3 मीटर की दूरी तय करता है दक्षिण दिशा में, और 4 मीटर की दूरी तय करता है पूर्व दिशा में। तो इसका 4 मीटर और 3 मीटर, तो इसकी क्या है कि दूरी यानी कि डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसको हम दूरी कह देते हैं, दूरी, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन क्या होगा, तो इसमें हम कहेंगे कि दूरी तो सिंपल हम इसको जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, दूरी तो हम पथ की कुल लंबाई, जहां जहां और व्यक्ति जाएगा उसको हम जोड़ेंगे तो निकल जाएगी अपनी दूरी। जैसे कि बात की जाए कि इसमें चला है व्यक्ति 3 मीटर दक्षिण दिशा में, तो 3 मीटर, और प्लस के 4 मीटर पूर्व दिशा में, तो 4 मीटर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 मीटर, दूरी निकल जाएगी 7 मीटर। लेकिन जो व्यक्ति चला है उसका शॉर्ट रास्ता, यानी कि शॉर्ट रास्ता निकालेंगे तो निकल जाएगा विस्थापन। तो विस्थापन निकालेंगे तो इसका जो शॉर्ट रास्ता होता है वो इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा शॉर्ट रास्ता। तो इसका कम से कम दूरी निकालेंगे तो इसका निकलेगा। अब इसका यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय आती है, जैसे ऐसे इसमें निकालते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। यहाँ से जो प्रमेय है वो इससे आती है कि कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। अब हम निकालेंगे कि इसमें लंब दिया है और आधार दिया है। अब हमको कर्ण निकालना है, ये वाली जो सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या हो जाती है, कर्ण। तो इसमें निकालेंगे हम कर्ण, तो इसमें हम निकालते हैं विस्थापन, इसको हम डी लिख देते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा रूट, इसकी मान क्या है लंब का 3 का, तो 3 स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर यानी कि 4। तो डिस्प्लेसमेंट डी बराबर रूट यानी कि 3 त्रिका 9, 4 चुके 16 बराबर हो जाएगा 25, रूट 25। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 5 मीटर, यहाँ पे हो जाएगा 5 मीटर।
तो इस तरीके से क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बना सकते हो कि कोई व्यक्ति है 2 मीटर की दूरी तय करता है पूर्व दिशा में और 4 मीटर की दूरी तय करता है दक्षिण दिशा में, तो उसका विस्थापन और दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम बात करते हैं कि दूरी को तो हम जोड़ देंगे जितनी भी दूरी तय की है और विस्थापन को हम इस सूत्र के हिसाब से निकाल देंगे। अब हम बात करते हैं कि दूरी और विस्थापन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे चाल और वेग। चाल और वेग, चाल और वेग, चाल और वेग देखते हैं। चाल और वेग, चाल और वेग। तो चाल और वेग, चाल को हम कहते हैं स्पीड और वेग को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो चाल हम बात करते हैं कि जब हम दूरी में क्या, दूरी में समय से भाग देते हैं, दूरी में समय से भाग देते हैं तो निकल जाती है चाल। क्या, चाल। जैसे कि मान के चलो यहाँ से हम बात करते हैं कि 5 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो 5 मिनट में 10 मीटर की दूरी निकलेगा तो कितना चाल चलेगा, तो 2 मीटर प्रति सेकंड। और हम बात करते हैं कि वेग किसे कहते हैं, तो जब हम विस्थापन में समय से भाग देते हैं, विस्थापन में समय से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, वेग। विस्थापन में समय से भाग देंगे तो निकल जाएगा वेग। अब हम इसकी जो है निकाल सकते हैं क्या, इसकी परिभाषा। जैसे कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसकी परिभाषा निकालेंगे तो एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। उसी प्रकार से इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इसको हम वेग की परिभाषा रखेंगे तो एकांक समय में तय किए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। और हम बात करते हैं कि जो चाल होती है, चाल का सूत्र हमने देख लिया, दूरी बटे समय, और वेग होता है, वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन अपॉन समय, वेग। दूरी की क्या होने होती है, दिशा नहीं होती है, तो चाल एक अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती है तो इसकी अदिश राशि है। कैसी राशि, अदिश राशि। और जो वेग है, वेग की दिशा होती है, इसलिए वेग कैसी राशि है, सदिश राशि, सदिश राशि। अरे भैया आपने यहाँ पे भी देखा था कि जो दूरी होती है उसमें दिशा नहीं होती इसलिए अदिश राशि है, तो इसमें दूरी का प्रयोग हुआ है ना, तो ये अदिश राशि है। और जो विस्थापन होता है, विस्थापन में दिशा होती है इसलिए ये सदिश राशि है, तो इसमें विस्थापन हुआ है, यूज हुआ, तो इसलिए सदिश राशि। उसके बाद हम बात करेंगे, इसका सूत्र हो गया इसका मात्रक। मात्रक की बात की जाए कि मात्रक कैसा है, तो इसका जो मात्रक होगा, मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड। और इसका मात्रक भी भाई होगा, मात्रक सेम होगा, तो मात्रक हो जाएगा मीटर, इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। अब हम बात करते हैं कि जो चाल है, चाल का विमा या विमीय सूत्र क्या होगी, विमा हो जाएगी L_T-1। हमने विमा या विमीय सूत्र निकालना पहली क्लास में देख लिया था, इसकी भी विमा क्या होगी, इसकी विमा भी हो जाएगी L_T-1। तो इस तरीके से दूरी, विस्थापन, चाल और वेग में आपको समझ में आ गया होगा। चाल किसे कहते हैं, तो दूरी में जब हम समय से भाग लगाते हैं तो वो निकल जाती है चाल। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं।
अब हम बात करते हैं कि दूरी अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है, इसलिए दूरी अदिश राशि है। इसका मात्रक की बात की जाए तो मीटर प्रति सेकंड। अंतर सिर्फ इतना है कि इसका मात्रक समान है, विमीय सूत्र समान है। ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, तो इसको अंतर बस इतना ही है कि ये सदिश राशि, ये अदिश राशि। वेग का इस चैप्टर में हम गति एवं वेग पढ़ रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर में वेग का ज़्यादा उपयोग होगा। क्या, वेग का ज़्यादा उपयोग करेंगे हम। तो हम बात करते हैं कि वेग भी दो प्रकार का होता है। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग और द्वितीय वेग, अंतिम वेग। तो हम बात करते हैं कि वेग दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एक होता है द्वितीयक वेग, यानी कि अंतिम वेग, अंतिम वेग, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। जो प्रारंभिक वेग होता है उसको हम u से दर्शाते हैं। क्या, u। और जो अंतिम वेलोसिटी यानी कि जो अंतिम वेग है उसको हम दर्शाते हैं v से। तो जैसे हम गति का समीकरण पढ़ते हैं v बराबर u प्लस टी, तो उसमें u क्या प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग। तो ये आपको समझना है कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग किसे कहते हैं। प्रारंभिक वेग की बात की जाए, अगर वस्तु 0 से स्टार्ट होती है, अगर वस्तु स्टार्ट हो रही है, क्या, अगर वस्तु स्टार्ट हो रही है, चलना शुरू कर रही है, तो उसका प्रारंभिक वेग 0। प्रारंभिक वेग 0 कब होगा? जब वस्तु चलना स्टार्ट करती है, जब वस्तु चलना शुरू होती है। तो जब वस्तु चलना शुरू होती है तो हो जाता है कि प्रारंभिक वेग 0 है। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा इसमें? 0। तो प्रारंभिक वेग u बराबर हो जाएगा 0। और एक होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग 0 कब होगा? जब वस्तु रुक जाएगी, जब वस्तु रुक जाएगी तो जो अंतिम वेग है वो v बराबर हो जाएगा 0। प्रारंभिक वेग और जो अंतिम वेग है उसमें सिंपल सा अंतर यही है कि अगर आपको दिख रहा है कि वस्तु विराम से, यानी कि अपनी स्थिति यानी कि विराम अवस्था में है, बोले तो खड़ी है, और वो चलना शुरू करती है, तो उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0। और आपसे अगर बोला जाए कि कोई वस्तु है वो इतने मीटर प्रति सेकंड से चलकर आ रही है और वो इतने मिनट के बाद रुक जाती है, तो हो जाएगा अंतिम वेग 0। प्रारंभिक वेग कब 0 होगा, अंतिम वेग कब 0 होगा, समझ में आ गया होगा। एक बार और समझते हैं। जैसे कि आपने देखा है या क्वेश्चन में दिया है कि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करती है। क्या, विराम अवस्था, या कह सकते हैं कि कोई वस्तु शुरू होती है, शुरू शब्द आ जाएगा तो हो जाएगा चलना शुरू करती है तो 0। और कोई वस्तु ब्रेक लगाती है या ब्रेक लगाकर रुकती है तो वो हो जाएगा अंतिम वेग 0। तो इस तरीके से प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग 0 हो जाएगा। हमने देखा है दूरी, डिस्टेंस, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, चाल स्पीड, वेलोसिटी वेग। इन सभी में हमने अंतर भी देखा, जैसे कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। एक कब होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे जो हम बात करते हैं कि एक रस्सा आपने टांगा, रस्सा पे आप चढ़ रहे हो, तो रस्सा पे हम चढ़ रहे हैं तो उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है आपके पास कि रस्सा के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो आप चढ़ रहे हैं तो उसमें दूरी भी उतनी होगी और विस्थापन भी उतना ही होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात बराबर हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि लिफ्ट है, लिफ्ट में हम बात करते हैं कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक हम क्या कर रहे हैं, लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें विस्थापन भी और दूरी बराबर होंगे, तो दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएंगे, तो दूरी और विस्थापन का मान या अनुपात 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूरी और विस्थापन बराबर हो गया है। और हमने देखा है चाल और वेग, चाल हमने देख लिया है और वेग हमने देख लिया है। ज़्यादातर जो उपयोग होगा वेग होगा। अब हम बात करते हैं कि वेग दो प्रकार का, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v।
प्रारंभिक वेग हमने देख लिया कब जीरो होगा, अंतिम वेग कब जीरो होगा ये हमने देख लिया है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये जो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो भी आपको कमी दिख रही हो वो कमेंट में ज़रूर करें, क्योंकि हम उन कमियों को सुधार सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।